फ्री रेडिकल के बाद हेडिंग डालो कार्बीन। ये बस 4 5 लाइन के हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बीन, कार्बीन, कार्बीन क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रल बाई रेडिकल, बाईवेलेंट रेडिकल। न्यूट्रल, इट इज अ न्यूट्रल बाईवेलेंट रेडिकल। इट इज अ न्यूट्रल बाईवेलेंट रेडिकल। ठीक है, अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो बहुत कम समय के लिए रिएक्शन के बीच में बनते हैं। उसमें कार्बोकेटायन पढ़ा था हमने, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ी, कार्बन आयन पढ़ा, फ्री रेडिकल पढ़ा, ऐसे ही कार्बीन। तो कार्बीन जो है हमारे सिलेबस में 2 या 3 रिएक्शन है, बस उन्हीं के अंदर है। तो जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा पढ़ने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, कहीं मिले भी तो। न्यूट्रल बाईवेलेंट रेडिकल, जैसे देखो ये है CH2, ऐसे लिखा होता है CH2, ऐसे लिखा होता है। सिंपल ही है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बीन है। देखो इसके अंदर वैलेंसी 2 है ना, 2 CH बॉन्ड है, 2 वैलेंसी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने? 6 है ना। 4 तो बॉन्डेड है और 2 नॉन बॉन्डेड है। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। तो रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शन के बीच में बनेगा और बनते ही खत्म भी हो जाएगा, है ना। आइसोलेट नहीं होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर। तो बनता कैसे बेटा? जैसे ये CH2N2 है, हीट करने पर CH2 कार्बीन प्लस N2 निकल जाएगा। अब ये हीट करने पर बना क्यों जब इतना अनस्टेबल है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है N2, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो N2 को तो निकलना ही है, तो वो निकलेगा, ऐसे छोड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही CHCl3 एक होता है एल्कोहलिक KOH, है ना। इसकी सारी मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे हम। एल्कोहलिक KOH, C2H5OH और साथ में KOH, और इसको हीट करते हैं तो बन जाता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन प्लस HCl। ये डाइक्लोरोकार्बीन है। हमारे सिलेबस में 2 रिएक्शन होंगी, उनमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। लिख लिए? यस सर। ठीक है, देखो कार्बीन 2 तरह की होती है। कार्बीन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन 2 टाइप की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही p ऑर्बिटल में होते हैं, ये सिंगलेट कार्बीन। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही p ऑर्बिटल में है, तो इसकी शेप होती है बेंट, इसकी बेंट शेप होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंट शेप sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है? H अलग अलग p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। अलग अलग p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है अलग अलग p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन और शेप होती है इसकी लीनियर, है ना। अब बताओ सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सिंगलेट की या ट्रिपलेट की? किसकी? ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग है ना, रिपल्शन कम होगा। जैसे हंस रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें दोनों में एक ही में आ गए तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा होगी। लिख लो, ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा हो जाएगी, सिंगलेट से ज्यादा हो जाएगी। ट्रिपलेट कार्बन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, लिखते जाओ साथ साथ जल्दी। लेकिन क्या होता है, CF2 और CCl2 कार्बीन, CF2 कार्बीन और CCl2 कार्बीन, ये 2 कार्बीन में सिंगलेट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ट्रिपलेट से।
अभी क्या बताया मैंने, ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्या बता रहा हूँ, इसमें किसकी ज्यादा होती है, सिंगलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब इसका रीजन बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले बताएंगे हमारे इसका रीजन कि सिंगलेट कार्बन की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा है। उधर तो मैंने ट्रिपलेट की बताई थी। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बताओ, सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज्यादा है, रीजन तो बता दो। पी पाई बैक बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया। पी पाई बैक बॉन्डिंग, कई सारों ने बता दिया। पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से। अभी परेशान हो जाते हो कहाँ से कौन सी क्या आ जाता है। अब पी पाई बैक बॉन्डिंग कब होती है, किन कंपाउंड में होती है, जिनमें एक का पी ऑर्बिटल खाली और एक का भरा हुआ। किसका खाली है, कार्बन का, और F और Cl का क्या है, भरा हुआ है। इसलिए क्या होता है, CF2 और CCl2 सिंगलेट फॉर्म में ही मिलते हैं, क्योंकि सिंगलेट फॉर्म की स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। पी पाई बैक बॉन्डिंग से थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने लगती है ना। आगे बात समझ में याद रहेगा, बस इतना ही है इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, लिख लो। इट विल एग्जिबिट, कार्बन एग्जिबिट इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, ये इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। जैसे डबल बॉन्ड है और ये कार्बीन है, CH2 कार्बीन है, तो डबल बॉन्ड के बीच में ये इंसर्ट कर जाएगी, ये अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो बॉन्ड इसको वीक दिखाई देगा उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ये है CH3COOH, CH2 कार्बीन, तो ये बनेगा CH3COOCH3, OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाएगी। सर ऊपर वाला साइक्लिक बन गया, स्टेबल कम है लेकिन फिर भी बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है ना, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए घुस जाएगा इधर। ठीक है, हो गया। देखो दो रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जिसमें ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, वो लिख लो, 12th में आएंगी वो रिएक्शन, नाम लिखवा देता हूँ। एक होती है रेमर-टीमैन रिएक्शन, रेमर-टीमैन रिएक्शन, एक रेमर-टीमैन रिएक्शन होती है। क्या होती है ये फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराते हैं और ये बन जाता है आपका फिनॉल और CHO, सैलिसल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये क्या होती है, RNH2 प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है CHCl3 प्लस KOH के साथ, ये बन जाता RNC। इन दोनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड लिखवाया पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर में। देखो इन दोनों में CHCl3 आ रहा है ना बेटा ये, और KOH, CHCl3 और KOH, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। बस इसमें इतना ही पढ़ना है हमें। कार्बीन में दो तरह की होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रिपलेट की ज़्यादा होती है, पर CF2 और CCl2 में सिंगलेट की स्टेबिलिटी ट्रिपलेट से ज़्यादा होती है। बस इतना पढ़ना है, ख़त्म। कार्बीन, चले आगे। CF2 की ट्रिपलेट में क्या होता है, जो CH2 की ट्रिपलेट में होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसमें क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाता है सिंगलेट के अंदर, इसलिए F का जो पी ऑर्बिटल में लोन पेयर है और वो खाली वाले में ओवरलैपिंग हो जाती है ना। चलो आगे, अब लिखो नाइट्रीन। भाई इसकी भी आपको एक ही लाइन लिखनी है, नाइट्रीन। ये बस एक रिएक्शन आएगी जो हमारे सिलेबस में है जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। बस इसका नाम ध्यान रखना है तुम्हें। नाइट्रीन है RCON, ये नाइट्रीन,
RCON, ये बन जाता RNCO, RNCO, RCON RNCO में कन्वर्ट हो जाता है, RCON RNCO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, RCON RNCO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें जहाँ ये मिला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये रिएक्शन के बीच में बनेगा, बनते ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रीन ये है, ये नाइट्रीन है, बस खत्म, इतना ही करना है। अब लिखो बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन भी रिएक्शन के बीच में बनेगा। ये है बेंजाइन। देखो इसमें सारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, ये जो बॉन्ड बनता है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, तो इसको सिग्मा कैरेक्टर आ जाता है इसमें। ठीक है, देखने में तो पाई लग रहा है। अगर ये पाई होता तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp, है ना, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या होती है इसकी, sp2। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है किसकी ओवरलैपिंग से बनता है, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिख लो, ये जो बाहर वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिखते जाओ साथ साथ। सर एल्काइल आइसोसाइनेट बनाना कैसे है? एल्काइल आइसोसाइनेट देखो, ये जो लोन पर ये इधर और ये इधर जाएगा, ये अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट हो जाता है स्टेबल होने के लिए, अपने आप सेल्फ रीअरेंजमेंट। लिख लिया भाई, ये क्या है, बेंजाइन है। एरोमेटिक होता है ये, इनको काउंट करते हैं वैसे, इनको तीनों को, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले को नहीं, वो पाई नहीं है। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एरोमेटिक होता है। हाँ, स्टेबिलिटी तो कम होती है इसकी, तो स्टेबिलिटी कम होती है, तभी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बहुत कम समय के लिए बनेगा, बन के खत्म हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हैंड डालो, नेक्स्ट टॉपिक, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। पहले लिखो एसिडिक कैरेक्टर, एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है आयनिक में, ठीक है ना, और थोड़ा ऑर्गेनिक में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने सिर्फ -I और +I का यूज़ किया था। अब जितने भी हमने इफेक्ट पढ़ लिए हैं सबका यूज़ आने वाला है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। और बताया था कि ऑर्गेनिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखना है, H+ हटा के आपको कॉन्जुगेट बेस बना लेना है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यही करना है हमें, ठीक है ना, बता दिया था। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, CH4 NH3 H2O और HF एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। आराम से सोच के, जल्दीबाजी नहीं है, दिमाग लगाओ। DCBA, DCBA ऑर्डर तो यही है एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर यही है। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर यही है ना। अब इसको देखा कैसे, देखो H पर हटा लो, चलो इसमें से H पर हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से हटाओगे तो, और यहाँ से हटाओगे तो OH-, और यहाँ पर H+ हटाने के बाद जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम बताते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और एक चीज और आपने आयनिक पढ़ी होगी, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस।
बढ़िया, एंड वाइस वर्सा, a strong acid has weak conjugate base. A strong acid has weak conjugate base. Strong acid का conjugate base क्या होगा? Weak होगा. अब देखो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? देख सबका साइज सेम है, ध्यान रखना बेटा, साइज सिमिलर है इनका, है ना। पीरियड में साइज क्या होता है? लगभग सिमिलर। साइज क्या है? सिमिलर है। साइज सिमिलर है, ध्यान रखना, साइज सिमिलर हो तो हम लीना मीना देख सकते हैं। साइज सेम है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर साइज सेम हो तब, है ना। साइज सिमिलर है पीरियड में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो F माइनस की स्टेबिलिटी, फिर OH माइनस की, फिर NH2 माइनस। जब ज़्यादा स्टेबल है तो बन भी आसानी से जाएगा, H प्लस आसानी से निकलेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो जरा। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? F माइनस, फिर होगा OH माइनस, फिर होगा NH2 माइनस। ध्यान पूरा रखा करो क्लास के अंदर तो समझ में आएगा, नहीं अगर क्लास में ध्यान नहीं होगा ना, यही सोचते रहोगे कि समझ में नहीं आया, पुराना नहीं पढ़ा। लिखिए भाई, F माइनस OH माइनस। देखो तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, F माइनस OH माइनस NH2 माइनस और CH3 माइनस, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका? CH3 माइनस, उसके बाद NH2 माइनस, इसके बाद है ना। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर मालूम चल जाए तो बेसिक का बता सकते हो। इसका ये बेस का मालूम चल गया, इसके कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हो। वैसे बेसिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे। बेसिक कैरेक्टर का मतलब, बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, और लिखो जरा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, है ना। ये होता है बेसिक कैरेक्टर। और बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वैसे यहाँ तो आपने देखी नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपने कॉन्जुगेट बेस से बता दिया कि भाई HF है स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। देखो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब समझो, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखें इसकी? अब ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से करेंगे, साइज तो सेम है ना। तो ऐसे देखो, ये F माइनस है, साइज सेम इसका भी, है ना, सबका साइज सेम है, लगभग सिमिलर साइज है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो माइनस चार्ज 100% एरिया पर डिस्पर्स है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, मान लिया 25% जगह हाइड्रोजन ने ले ली, है ना, 25% जगह हाइड्रोजन ले लेगी तो कितने में डिस्पर्स हो गए? अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए तो 50% में डिस्पर्स होगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए तो कितने में? 25% में, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हुई? यहाँ पर भाई, यहाँ तो डिस्पर्सन ज़्यादा हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा हुई तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा किसका? C माइनस का, है ना। ऐसे भी देख सकते हो, बाकी आपने पहले बता दिया था। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछा गया है IIT मेडिकल के अंदर। कभी एसिडिक कैरेक्टर पूछा, कभी कॉन्जुगेट बेस पूछा, कभी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पूछी, एक बार पूछा प्रोटॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी इनमें? प्रोटॉन अफिनिटी। प्रोटॉन अफिनिटी मतलब क्या है इसका? प्रोटॉन अफिनिटी मतलब क्या है? H प्लस लेने की टेंडेंसी, अफिनिटी लेना, है ना। H प्लस लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? बेसिक कैरेक्टर CH3 माइनस का, ठीक है। क्या बेटा?
देख यहाँ पर क्या है, यहाँ डिस्पर्शन ज़्यादा है, ठीक है, ये डिस्पर्शन ज़्यादा है, -1 चार्ज पूरे में डिस्पर्स हुआ है, यहाँ पूरे में डिस्पर्स नहीं हुआ, कम एरिया में डिस्पर्स हुआ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर और कम एरिया में डिस्पर्स हुआ -1, यहाँ पर और कम एरिया में, ठीक है। चलो देखो ये वाला एग्जाम्पल आया समझ में आपको। नेक्स्ट ये बताओ, जैसे ये HF, HCl, HBr और HI, इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आराम से सोच समझ के बताओ। पहले इसका आप कॉन्जुगेट भी बना लो, F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है। अब आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ जरा, जल्दी बताओ भाई। सर DCBA, HI, HBr, HCl और HF। अब इसमें क्या होगा, देखो H हटा के ये I- बन गया, तो साइज क्या है इसका बेटा, काफी बड़ा है, चार्ज का डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगा। Br का साइज इससे छोटा है, Cl का साइज और छोटा है, F का साइज सबसे छोटा है। मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तब देखनी है जब साइज सिमिलर हो, है ना, नहीं तो डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ही देखो। अब साइज I- का बड़ा है तो चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी डिस्पर्शन ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम देख रहे हैं रेजोनेंस में भी तो डिस्पर्शन ही होता, तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ती थी, है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देख रहे, साइज में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना, साइज में बहुत डिफरेंस है। तो बेटा स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी हो गई, I-, स्टेबिलिटी आयन की कॉन्जुगेट बेस की, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F- की स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, क्या होगा, F-, Cl-, Br- और I-, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर आ गया एग्जाम्पल, H2O, H2S, H2Se, H2T, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। इवनिंग बैच में नहीं करा पाया मैं एग्जाम्पल, भूल गया। H3PO2, H3PO3, H3PO4। बताओ जरा, नहीं वो तो बेटा बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ उसका एसिडिक नहीं, कॉन्जुगेट एसिड उसका, ये बोल सकते हो, कॉन्जुगेट एसिड उसका। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो फिर बेस की देख रहे हैं ना, कॉन्जुगेट बेस की, तो कॉन्जुगेट बेस भाई बेसिक कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड, आपको एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखना है, H हटा लो। वैसे देखो इनमें तो बड़ा ईजी है भाई, साइज ये देखो साइज बड़ा है ना H2T, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, या H हटाओ तो H2T माना साइज बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, डिस्पर्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, DCBA यही होगा। इसमें बताओ, इसमें DCBA होगा, क्योंकि देखो इसका जब इनमें निकालो, ये होगा सॉरी ClO- होगा, ये ClO2- होगा, ये ClO3- होगा, और ये ClO4-। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा, या कह सकते हो आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, +1 होगा, इसका +3 होगा, इसका +5 होगा, इसका +7 होगा। तो जनरली कुछ लगाए थे, अगर भी सेंट्रल एटम सेम है, ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड में एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से H हटाओ, इससे देखो डिस्पर्शन से H हटाओगे तो ClO4- बन गया, और ClO4- में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे। क्यों मान्या, कैसे कैसे ज़्यादा होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ClO- में कितने होंगे, 1 होंगे, इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे भाई, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये स्ट्रक्चर होगा, ये देखो ये होगा स्ट्रक्चर, ये होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ H3PO2, H3PO3 और H3, इसमें देखो
अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी होते ही है, इसमें ये ऑर्डर होता है। इसमें हम रेजोनेंस से देख सकते हैं, तो इसका बताऊंगा रीजन, नोट करो इसको अलग से। H3PO2, H3PO3, H3PO4, देखना इसका रीजन आप लोग एक बार ट्राई करना, कौन बता पाएगा। देखो जैसे ये CH3 CH2OH है ना, H2O है, NH3 है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और CH3COH है। इनमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है, ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी आता है। एसिडिक कैरेक्टर बताना है तो सबके पहले कॉन्जुगेट बेस ही बना लो, बना के देखो, फिर देखते हैं कौन कौन सी पता है। हम एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर किस बेस पे बता रहे हैं, H हटा के हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं कॉन्जुगेट बेस की। देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3 CH2O माइनस, ये क्या होगा और ये क्या होगा और ये क्या होगा और ये क्या होगा, CO माइनस। ठीक है, अब इसमें देखो साइज तो लगभग सेम है, यहाँ पर O पर माइनस है, यहाँ पर अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, F की होती है, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन की, लगभग किसकी होती है, Cl की लगभग बराबर। पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो FO फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की आ जाती है। तो अगर साइज सिमिलर होता है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे अटैच हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक हो जाएगा। ये H हटा के देख लो, माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इनमें यहाँ O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी O है, ये भी O है, अभी तीनों तो O है ना। ये आ गया ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तीनों O पहले आएंगे, इन तीनों O में फिर कैसे देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, बाकी इन दोनों में रेजोनेंस, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं कॉन्जुगेट बेस की, चलो लिखो, CH3CO माइनस क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्या हो रहा है इसके अंदर, रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद फिर क्या लिखूं मैं, इन दोनों में देखो ये OH माइनस है ना, ये CH3 CH2, ये क्या है, प्लस आई है माइनस आई है, प्लस आई है ना। तो उससे क्या होगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, CH3 CH2O माइनस। फिर अब देखो N और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हो गया अब ज्यादा। इसके बाद CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर क्या हुआ, NH2 माइनस, है ना। अब बताओ एसिडिक कैरेक्टर उनमें सबसे ज्यादा किसका है, अरे बोलो भाई, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा ये है ना, ये पहले नंबर पर। फिर किसका, चलो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर लिख देते हैं, CH3COH, इसके बाद H2O के बाद CH3CH2OH के बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद फिर NH3, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया। अगर इनमें यही देता, इनमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, नहीं आप ऐसी सोच के बताओ, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती। अब साइज तो सेम है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, N की, इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, पर इनमें भी सबसे कम किसका होगा बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, डिस्पर्शन ज़्यादा हो रहा है, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, लिखो, चलो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो, बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो साथ साथ। सबसे ज़्यादा NH2 माइनस। वैसे तो हमें एसिडिक कैरेक्टर मालूम चल गया, तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। जो वीक एसिड होगा कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इन सब में सबसे वीक कौन है, अमोनिया है, इन सब में सबसे अमोनिया है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो NH2 माइनस के बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के बाद CH3 CH2O माइनस के बाद
OH माइनस के बाद CO माइनस, ठीक है। जहां रेजोनेंस लिखा है उसके बगल में दो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों देखो, इन दोनों में ये CH3 CH2 जो है ना, ये प्लस आई है, तो माइनस चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए OH माइनस आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। हटा दूं? नो सर। यस सर। ये बताओ OH और CH3 CH2OH किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा? देखो इसको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक अल्कोहल, इसमें OH sp3 कार्बन से है और इसमें OH क्या है, sp2 कार्बन से है। आराम से सोच के बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका होगा? इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और इसका ये इथॉक्साइड आयन, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें? ये ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इसमें फिनॉल का ज़्यादा, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, लिख लो नाम इसका, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को। और देखो एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं ना, लिख लेना जरा जल्दी से, OH अगर इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH से करा दोगे तो हो जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, O माइनस Na प्लस प्लस H2O, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर आप इससे कराओगे एलिफेटिक अल्कोहल से, ध्यान रखना, इससे कराओगे तो CH3 CH2 O माइनस Na प्लस प्लस H2O रिएक्शन नहीं होती है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आता है, ये ध्यान रखना। एलिफेटिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, ये 12th में आएगा, ये अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, एक्वस NaOH। देखो ये तो काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको। अब एसिडिक कैरेक्टर का अलग से टॉपिक है बुकलेट के अंदर, तो आप लोग एक काम करोगे, मैंने कंसेप्ट बता दिया है, तो एग्जाम्पल सारे करोगे, भाई मैं भी कराऊंगा काफ़ी सारे एग्जाम्पल, लेकिन आप मेरे कराने से पहले एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के सारे एग्जाम्पल करोगे। सर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेजोनेंस से देखना है, हाँ रेजोनेंस से देखना है बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना हो तो H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी देखो। हाँ जो कॉन्जुगेट बेस है ये तो बेसिक है, इनका बेसिक कैरेक्टर पता करना हो तो भाई बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा इनमें? अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज अ वीक कॉन्जुगेट बेस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ तो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे को। या आप एसिड देख लो, कॉन्जुगेट एसिड जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस क्या होगा? वीक होगा। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो गया? CH3 CH2O माइनस का इथोक्साइड का फिनॉक्साइड से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना sp2 कार्बन से OH अटैच है, बेंजीन से कार्बन से OH अटैच है, तो वह एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर OH sp3 कार्बन से अटैच है तो वह रिएक्ट नहीं करेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। हाँ बताया था, जैसे CH3 COH है और फिनॉल है, इन दोनों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ये भी मैंने बताया आपको। अरे ये एसिड है, ये फिनॉल है, वैसे ही एसिड का ज्यादा होगा यार। ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालता है, फिनॉल नहीं निकाल पाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालता है, फिनॉल नहीं निकाल पाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को कौन निकालते हैं? जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है। लिख लो लिख लो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा होगा। RCOH ये क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 को निकाल देते हैं, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। CO2 किस में से निकला? सोडियम बाइकार्बोनेट में से। लिख लेना कौन से एसिड निकालते हैं, कौन से एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकालते हैं, जो किससे ज़्यादा एसिडिक हो?
सोडियम सॉरी H2CO3 से, H2CO3 से। जैसे देखो RCOH है, समझना ध्यान से, इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं क्योंकि पहले करा चुका हूँ। RCOH है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाओ, CO माइनस Na+, ये OH और ये डबल बॉन्ड हो। अगर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसका RCOH का तो ये H+N यहाँ दे देगा O माइनस को, H+N किसे दे देगा, O माइनस को H+N देगा। तो ये क्या बनेगा, ये देखो ये OH आ जाएगा यहाँ पर, ये OH आ जाएगा और एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं रहते। जैम डायोल अनस्टेबल होता है। कहाँ पढ़ा हमने, IUPAC में पढ़ा, बार बार रिवाइज करो, आएगा समझ में। तो एक कार्बन पर 2 H2 नहीं टिकते, पानी निकल जाएगा, पानी निकल गया तो क्या बचा, CO2 प्लस क्या आया, H2O है ना। अब Na+ कहाँ चला गया भाई, H+ इसने दिया था, O माइनस क्या बच गया है, RCO माइनस Na+। ठीक है, CO2 कहाँ से निकला, किस में से निकला, सोडियम बाइकार्बोनेट में से। कौन सा एसिड निकाल पाएगा, जो H+N दे पाएगा। कौन दे पाएगा ऐसे H+N, जिसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज़्यादा होगा। फिनॉल का ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है फिनॉल का, इथेनॉल का कम होता है। हाँ, फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव हैं जिनका बढ़ जाएगा, वो पढ़ेंगे आगे।